नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो विशेष कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज भी हम जानेंगे श्रवण गर्ग जी से कि आखिर ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम ठेलों और ढाबों और रेस्टोरेंट पर ये पाबंदी लगाई गई है कि आप के यहाँ जितने काम करने वाले लोग हैं, जो मालिक हैं, उनके नामों को आप बाकायदा डिस्प्ले करेंगे, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल ये मुसलमानों को चिन्हित करने की कोशिश है और धर्म के नाम पर लोगों का विभाजन और आर्थिक तौर पर उनका बायकॉट करने की कोशिश की जा रही है। उधर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए और कोई स्थिति न पैदा हो जिससे हालात खराब हो, उसके लिए किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो धर्म की जो शुद्धता है उसके आधार पर भी। लेकिन अभी हाल में भी देखने को मिला लोकसभा के चुनाव में कि लोग इन सब चीजों पर वोट नहीं दे रहे हैं और तमाम सांप्रदायिक नारों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये काम क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है। जानेंगे खुद श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। क्या कहना है आपका सर? देखिए, पहली चीज तो मैं थोड़ा सा एक संशोधन पेश करना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर वाले मामले में वहां के पुलिस अधिकारियों ने एक नया बयान, नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें वो जो पुराना ऑर्डर था उसको स्वैच्छिक कर दिया उन्होंने। डिस्प्ले जो नाम के दुकानदारों को करना है, वो पहले कानूनन उन्होंने बना दिया था कि सबको करना पड़ेगा, और अब जो नया ऑर्डर, इतना जो आपने भूमिका में कहा कि इतना आउटरेज हुआ है, इतना विरोध हो रहा है, तो ये जो नया ऑर्डर है वो कह रहा है कि आप वॉलंटरीली अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मतलब स्वैच्छिक कर दिया है उन्होंने। पर इससे कुछ मामला बनता बिगड़ता ज्यादा इसलिए नहीं है कि हमको इसके मूल में थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि ये आखिर क्यों किया गया, इसके पीछे क्या विचार हो सकता है, और मुजफ्फरनगर को क्यों चुना गया। क्या इसका आगे की किसी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से संबंध हो सकता है, कोई चुनावी रणनीति से संबंध हो सकता है, जो कुछ चीजें एक साथ पैदा हो गई कि उत्तर प्रदेश का ऑर्डर उत्तराखंड ने भी समर्थन किया कि हाँ ये ठीक है, और इसी समय असम के मुख्यमंत्री का भी बयान आता है, हेमंता शर्मा विश्वकर्मा का, कि मुसलमानों की जो आबादी है जिस तेजी से बढ़ रही है, तो 2041 तक जो वहाँ की हिंदू आबादी है वो माइनॉरिटी में बदल जाएगी। हम इन तमाम चीज़ों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये मामला थोड़ा सा मुझे लगता है कि अलग किस्म से शेप ले रहा है, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव हैं, उसके पहले इस साल के आखिर तक 10 सीटों के उपचुनाव हैं विधानसभा की, असम में 2026 में चुनाव है, उत्तराखंड में भी 2027 में चुनाव है। तो क्या ये जो मुजफ्फरनगर का पूरा मामला है, जो एक ऑर्डर निकाला गया, उसका संबंध इस बात से है कि हम एक अंदाज जो लगाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं कि ये जो 2024 के अंत तक जो 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, उसके लिए कोई टेस्ट के तौर पर किया जा रहा है। टेस्ट इस माने में कि पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या कम्युनली डिवाइड करना सोसाइटी को, और एक तरह का एग्रेशन पैदा करना मेजॉरिटी कम्युनिटी में या अल्पसंख्यक कम्युनिटी में। दूसरा हमारा ये पूछना है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी है, काशी भी है, मथुरा भी है, हरिद्वार भी है, तो फिर मुजफ्फरनगर पर उंगली क्यों रखी गई? क्या कोई लॉटरी निकाली गई थी मुजफ्फर ऐसे कि कहाँ 75 चिट बनाकर डाली गई हों और उसमें
मुजफ्फरनगर का नाम आया हो कि यहीं से शुरू करना चाहिए ये जो चीज है, क्योंकि कावड़ यात्रा तो पूरे देश में निकलती है और पूरे उत्तर प्रदेश में भी निकलती है, और अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, ये सब तीर्थ स्थल हैं। मतलब कावड़ यात्रा के सारे पवित्र स्थान हैं। खासकर मथुरा तो है, हरिद्वार भी है, अयोध्या भी है। तो मुजफ्फरनगर को क्यों चुना गया, ये भी एक थोड़ा सा समझ में आने के लिए या हमको सोच के लिए कई चीजें पैदा करता है। देखिए, मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे जाटों के बीच में, जाटों के और मुस्लिमों के बीच में, और उसमें काफी लोगों की जानें गई थी। 2062 लोगों की जानें गई थी, 93 लोग घायल हुए थे और करीबन 50,000 के लोग करीब डिस्प्लेस हुए थे। और उसको कहा गया था कि ये उत्तर प्रदेश में जो सबसे खराब कम्युनल वायलेंस है, ऐसा उस समय बताया गया था। और उसके बाद हमने देखा 2013 के बाद जो 2014 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया। मतलब 71 सीटें उस समय, 71 या 72 सीटें 2014 में 71 सीटें प्राप्त की थी। जी 71 अब थी। हम 71 सीटें, 71 सीटें। हम्म। अब अगर हम मुजफ्फरनगर के 2013 की को ट्रेस करें उसके आगे तक, तो हम्म। फिर हम पाते हैं कि 2014 से 16 तक जो हुआ, मतलब हम्म। जो कैराना का कांड हुआ पूरा का पूरा, मतलब ये जो था जाटों और मुस्लिमों के बीच में था, और ये जो था कैराना का वो हिंदू मुस्लिम था पूरा का पूरा मामला। और कैराना में बताया गया है कि हिंदू लोग मुसलमानों के कारण छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, हम्म। कैराना को छोड़कर और पास के इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं। और फिर हमने देखा 2017 के मई में सहारनपुर में दंगे हुए। हम्म। इन सब का जो परिणाम हुआ, सहारनपुर के जो दंगे हुए वो राजपूत और दलितों के बीच में हुए। और फिर हमने देखा कि 2017 में किस तरह से योगी साहब ने स्वीप किया पूरे के हम्म। पूरे इलेक्शन को। अब मैं ये जो बता रहा हूं उसके पीछे एक मन में शंका ये होती है कि हम्म। मतलब कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और फिर आप देखते हैं कि इनके जो परिणाम हैं वो लॉन्ग टर्म परिणाम क्या हुए भारतीय जनता पार्टी के पूरे इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स पर। तो हम ये देखते हैं कि सहारनपुर में 2024 के चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाता है, इमरान हम्म। मसूद जीत गए, और उन्होंने बीजेपी के भी उम्मीदवार को हराया और बीएसपी को भी हराया, बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान को हराया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ मुजफ्फरनगर में जो इंडिया अलायंस के हरेंद्र मलिक जो हैं वो संजीव बालियान को हरा देते हैं, जो हम्म। कि सिटिंग एमपी थे, वहाँ के बीजेपी के एमपी थे। और हम ये देखते हैं कि कैराना में इकरा हसन जो हैं वो इंडिया की बीजेपी को हरा देती हैं। और जो सहारनपुर में जो दंगे हुए थे, और उसमें अगर आपको ध्यान करें तो जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर थे उन पर एनएसए लगाया गया था, और वो फिर उसी इलाके के नगीना से इस बार जीत जाते हैं। ये तमाम चीजें बताती है कि जो 2024 के इलेक्शन में इस बेल्ट में वेस्टर्न यूपी के जो हुआ, मतलब मैं इसको एक चीज और ट्रेस करना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव के दौरान सहारनपुर जनपद में जब ये योगी जी गए एक सभा को संबोधित करने, तब उन्होंने ये कहा था कि अगर आप गलत व्यक्ति को वोट देंगे तो फिर वो कर्फ्यू जैसी स्थिति होगी, दंगे होंगे और महीनों तक वो अराजकता चलेगी, और सही व्यक्ति को वोट देंगे तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा, कावड़ यात्राएं भी ठीक से चलेंगी। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं आशुतोष जी कि
ये इसमें मैं गलत भी हो सकता हूं, और लोगों के, चूंकि अपनी डिबेट का उद्देश्य ही ये है कि लोगों के दिमाग में कुछ सोचने के लिए बातचीत को डालना, कि भाई ये उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और उसमें मुजफ्फरनगर पे क्यों उंगली रखी गई, और वहाँ के एसएसपी ने क्यों इस तरह का वर्डिक्ट जारी किया कि मुसलमानों को इस तरह की चीजें होंगी। और अब आप देखें कि जो खबरें आ रही हैं उस इलाके से, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वगैरह से, कि जो वहाँ के मुसलमान हैं वो बैरिकेडिंग कर रहे हैं, कि मतलब रास्ते की, कि भाई वो पूरा का पूरा रास्ता क्लीन होना चाहिए कावड़ियों के लिए। ये जो कम्युनल डिवाइड है जो योगी साहब कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उसमें फिर उत्तराखंड कह रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, और असम के मुख्यमंत्री बीच में पड़ते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ की जो आबादी है वो इतनी मुसलमानों की बढ़ गई है कि 2041 तक यहाँ हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आप इन सब चीजों को एक साथ पढ़ें और फिर कुछ केंद्रीय मंत्रियों के बयान पढ़ें, जैसे गिरिराज सिंह का बयान है कि हाँ वो कोई गलत नहीं किया है, उन्होंने जो किया है ठीक किया है। आपने कहा है कि जो एनडीए के सहयोगी हैं, चिराग पासवान का आपने कहा, और ये जो आरएलडी के चौधरी हैं जयंत, उन्होंने भी विरोध किया है, कहा है। मेरा ये कहना है कि इन लोगों को इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए मंत्रिमंडल से, अगर ये इतने एजिटेटेड हैं। आरएलडी का तो इलाका है, जयंत चौधरी का इलाका है, तो उनसे पूछा ही नहीं गया। वेस्टर्न यूपी में मतलब पूरा का पूरा जो बेल्ट है जहां से कावड़ यात्रा निकल रही है और जहां ये सब हो रहा है, तो ये तो मैं मानता हूं कि जयंत चौधरी का सबसे बड़ा अपमान है कि उनके दो सांसद हैं और उनकी भागीदारी है एनडीए में, उनके विधानसभा में भी लोग हैं, मंत्री हैं, और उनसे पूछा नहीं गया। और चिराग पासवान खुद मंत्री हैं, उनके लोग 5 लोग सांसद चुने गए हैं, और वो बैठ के कह रहे हैं कि नहीं ये गलत किया गया। वो बोल रहे हैं कि हम एनडीए से समर्थन विड्रॉ करते हैं, या तो ये आप ऑर्डर पूरी तरह से वापस लीजिए। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इस मामले में है कि चिराग पासवान को अगले साल बिहार में चुनाव लड़ना है, और वो विरोध करके ये दर्ज कराना चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि बड़ी एक मुस्लिम पॉपुलेशन बिहार में भी इससे प्रभावित होगी, और पूरा का पूरा, और जेडीयू जो विरोध कर रहा है इस चीज का, वो आपत्ति उठा रहा है, तो वो क्यों नहीं कहता है कि हम ये जो कम्युनलिज्म है भारतीय जनता पार्टी का, ये सत्ता का, तो हम इसके खिलाफ हैं और हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। या तो योगी या भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को पूरी तरह से वापस ले और क्षमा मांगे, माफी मांगे नागरिकों से कि उसके कारण इतना आउटरेज हुआ, या फिर हम विड्रॉ कर। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग देश को मूर्ख बना रहे हैं। इसका पूरा का पूरा संबंध आशुतोष जी इस चीज से है कि मतलब अलावा इस चीज के कि हम जो बार बार बात कर रहे हैं, कल भी हमने बात की कि जो लड़ाई चल रही है मोदी जी में और योगी जी में, क्या उसका इससे कोई संबंध हो सकता है क्या? इसका संबंध यह है कि मोदी जी पूरी तरह टाइट लिप्ड हैं। टाइट लिप्ड का मतलब यह है कि वो इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वो इसका विरोध भी नहीं कर सकते और इसका समर्थन भी नहीं कर सकते, और वो जो राज्य इसके समर्थन में खड़े हुए हैं उनसे भी नहीं कह सकते कि वो इसका समर्थन ना करें, क्योंकि इसका एक गलत मैसेज जाएगा उनके कहने का कि वो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं या योगी के हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये कि जब दंगे होते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर के दंगे या सहारनपुर के दंगे हुए, तब मतलब मुजफ्फरनगर के दंगे जब हुए तब तो केंद्र में यूपीए की हुकूमत थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। मतलब उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश की हुकूमत पर भी टिप्पणी की थी,
और यूपीए पर भी टिप्पणी की थी कि यूपीए सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर रहा और अखिलेश ने कुछ नहीं किया। ये ऐसा मामला है कि जिसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। अगर उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में ही कहें या उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या कम्युनल राइट्स होते हैं या कम्युनली डिस्टर्बेंसेस होते हैं, क्योंकि जिस बेल्ट में पूरा का पूरा मामला है वो बेल्ट देख चुका है कि राजपूतों और दलितों के बीच में, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, मुस्लिमों और जाटों के बीच में संघर्ष हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होम मिनिस्ट्री से कंसल्ट किया गया या अमित शाह की इसमें कंसेंट है, ये जो पूरा का पूरा हुआ? और अगर ये कंसेंट है मुजफ्फरनगर के मामले में, तो ये तो फिर पूरे देश पर लागू होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कावड़ यात्राएं इस समय चल रही हैं और तमाम रास्तों पर इस तरह की दुकानें हैं जिस पर मुस्लिमों के स्टॉल्स हैं, ठेले हैं, रेडियां हैं। तो क्या मतलब हम जो इसमें से ध्वनि ढूंढ रहे हैं कि क्या योगी सरकार ने मोदी जी से या अमित शाह जी से या यूपी हुकूमत ने केंद्र सरकार से या होम मिनिस्ट्री से इस बारे में कोई कंसल्टेशन किया है या कोई बात की है कि वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसको लेकर कोई बात की है? मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा किया होता तो पता भी चलता और केंद्र इस तरह के किसी काम की इजाजत इसलिए नहीं देता कि 2024 के चुनाव जो जिस तरह के नतीजे हैं, आपने अपनी भूमिका में कहा है, और खासकर इस इलाके में जो मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरनगर की सीट चली गई, सहारनपुर की गई, कैराना की गई, नगीना की गई, तमाम जगह जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, और खास करके जैसे अभी इसी इलाके में हरिद्वार के जिले में जो मंगलोर में नुकसान हुआ या बद्रीनाथ के उपचुनाव में हुआ, उस स्थिति में तो इस तरह की किसी चीज को करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके या सोच समझ के किया जा रहा है। दूसरा एक मुद्दा इसमें यह निकलता है कि क्या आरएसएस का समर्थन, जैसा कि नजर आ रहा है, ये पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है उसमें जो बातचीत चल रही है, जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कि आरएसएस पूरी तरह योगी जी के साथ खड़ी हुई है। तो क्या हमको ये मानना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा कावड़ यात्रा को लेकर जो विवाद चल रहा है या निर्णय लिया गया मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों ने या प्रशासन ने आइसोलेटेड तरीके से एक जगह, तो क्या उसको आरएसएस की भी स्वीकृति है या आरएसएस की सहमति है? और नहीं है तो फिर आरएसएस ने किस तरह से विरोध किया और क्या इसके कारण उत्तर प्रदेश में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी सरकार के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में, या मोदी जी का क्लाउड इसमें ठीक हो जाएगा? नहीं लगता कि इस तरह का कोई फायदा हो। मेरा ऐसा आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये योगी जी को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा मोदी जी से ज्यादा, और हमको लगता है कि इसका जो असर है वो 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में उस पर भी असर पड़ेगा, और 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर भी पड़ने वाला है। और ये ड्रामा चलेगा नहीं, निश्चित रूप से नहीं चलेगा, पर सोसाइटी का जो डिवीजन होगा इससे, और जो स्कार अब पैदा हो रहे हैं और जिसके नतीजे स्कार के चुनाव के परिणाम पर नजर आ रहे हैं, ये बीजेपी को लॉन्ग टर्म में डैमेज करेंगे और बीजेपी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इसका जो केंद्र है भूकंप का, वो निश्चित रूप से दिल्ली है, और दिल्ली अगर हाथ पर हाथ धरे बैठा है तो विध्वंस काफी होगा। आज की चर्चा में इतना ही। आशुतोष जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।